इनिशियल प्रोब हुआ है उसमें ये सामने आया है कि कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो हैं उसके कारण ये जो वर्स्ट एविएशन डिजास्टर हुआ है ये हुआ है। तो आप एज एन एक्सपीरियंस पायलट क्या कहेंगे? ब्लैक बॉक्स ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसा यंत्र है जो कि हमें बता सकता है कि क्या हुआ है। 24 सेकंड में डिसीजन लेना कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये बहुत ही कठिन काम है। 24 सेकंड जहाज में 10 सेकंड के बराबर लगते हैं, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं जहाज के अंदर वो बहुत तेजी से घट रही हैं। एयर इंडिया की जो हेल्थ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है उसके एवरेज एज बहुत कम है। आपने कभी सुना कि किसी कार का एक्सीडेंट हुआ हो क्योंकि उसका म्यूजिक सिस्टम या उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था? देखिए, मैंने जिंदगी में सिर्फ बोइंग जहाज ही उड़ाया, बोइंग 727 से लेकर बोइंग 787 तक। मैं कहना चाहूंगा बोइंग बिल्कुल सेफ एरोप्लेन है। अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ है, ड्रीमलाइनर एयर क्रैश, उसमें जो है वो मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं ये संख्या 274 हो चुकी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जमीन पर थे और जब प्लेन क्रैश हुआ तो जहां पर ये प्लेन गिरा उसके कारण ये लोग मारे गए। ये संख्या लगातार जो है वो बढ़ रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल जो पैनल है वो बनाया है जो इस तरह के क्रैश केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इनफैक्ट एक हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव मिस्टर गोविंद मोहन करेंगे। ये कमेटी जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाएगी ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हो। उनके लिए ये गाइडलाइंस बनाएगी कि इस तरह के क्रैशेस को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके। हमारे साथ अभी फिलहाल हैं राकेश राय साहब, ये एक सीनियर पायलट रह चुके हैं और इन्होंने खुद जो 787 की जो फ्लीट है एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के लिए उड़ाया हुआ है। सर शुक्रिया जनसत्ता के साथ बात करने के लिए। आप नमस्कार, जय हिंद। आप हमें अगर ये समझा सकें कि एक आम नागरिक के लिए जब वो ये देखता है या हादसा देखता है, ये इस तरह की तस्वीरें हैं जो काफी दहशत देती हैं एक इंसान को, और वो देखता है कि जो लैंडिंग गियर है वो अभी ऊपर हुआ ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये कहना किसी के लिए भी, ये कहना किसी वीडियो को देखकर और किसी तस्वीर को देखकर कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों है, इंजन में पावर कम है, ये इंजन फेल हो गया, ऐसा है वैसा है, तस्वीर देख के कोई भी ये बता नहीं सकता है। अगर कोई ये कह रहा हो कि ये हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। दूसरी बात है, जो एयरक्राफ्ट में जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर VFDR जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसा यंत्र है जो कि हमें बता सकता है कि क्या हुआ है। वीडियो देख के मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि हाँ, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, अंडर कैरेज डाउन था, एयरक्राफ्ट धीरे धीरे हाइट लूज करता गया और जाकर क्रैश कर। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि इसमें बर्ड हिट हुआ है, चिड़िया से टकरा गया है। कोई ये भी नहीं बता सकता है कि इसका कौन सा इंजन फेल हुआ है। कोई ये भी नहीं बता सकता है कि पावर कम हो गया है। और कोई ये भी नहीं बता सकता है कि गियर ऊपर क्यों नहीं गया। इन सब चीजों के बहुत ही तकनीकी उत्तर हो सकते हैं, और ये तकनीकी उत्तर जो हैं, जब तक वो ब्लैक बॉक्स को सुना नहीं जाएगा, उसको खोल के ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डेटा है उसको कंप्यूटर पे डाल के जब तक देखा नहीं जाएगा कि क्या कारण है, किसी के लिए भी यह कहना असंभव। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि कितनी जल्दी जब जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है तो कितनी जल्दी हाँ, ड्रिल क्या होती है? प्लेन जैसे ही रनवे से ऊपर उठता है, गियर को ऊपर ले लिया जाता है, चक्के को अंदर ले लिया जाता है, जिससे कि एरोप्लेन और आसानी से उसकी गति बढ़ सके। तो ये काम करीब 50-100 फीट के अंदर में ये हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि गियर ऊपर गया ही नहीं जब तक क्रैश हुआ। अब ये क्यों, किस कारण से गियर ऊपर गया नहीं है, ये कहना असंभव है, क्योंकि हम तो उस कॉकपिट में बैठे नहीं, हम बाहर बैठे हैं। हम लोग टीवी पे बैठे हैं, टीवी पे देख रहे हैं अंदर में क्या हो रहा है, किस कारण से ऐसा हुआ है, यह कहना बिल्कुल असंभव। फ्लैप्स की अगर हम बात करें, फ्लैप्स के ऊपर भी चर्चा जो हो रही है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो वीडियो सामने आया है
वो इतना क्लियर वीडियो नहीं है, इतना साफ वीडियो नहीं है जिसको कोई देख के ये बता सके कि फ्लैप्स नीचे है या ऊपर। एक तो ये हुआ। दूसरा, जहाज का नाक ऊपर है, तो जब हम पीछे से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा हमें विंग दिख रहा है। हम्म उस पूरे पिक्चर में, जो कि पिक्चर साफ नहीं है, ये बता पाना कि फ्लैप नीचे है कि नहीं है, इतनी दूरी से वो किसी को गिद्ध होना पड़ेगा कि वो गिद्ध की आंखें ऐसी है कि जाके वो इतनी दूरी से देख सके कि फ्लैप नीचे है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी क्वालिटी का होता तब ये संभव था, लेकिन ये जो वीडियो लिया गया है, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पेरीमीटर पे कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह है, उससे ये वीडियो कैप्चर किया गया, तो इसका रेजोल्यूशन उतना हाई नहीं है। लोग इस बात के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि जो वहां पे घास थी वो थोड़ी ज्यादा थी, या उसका जो हाइट थी वो थोड़ी ज्यादा थी, वो कम होनी चाहिए, जिसके कारण वहां पे बर्ड फ्लॉकिंग जो है वो ज्यादा थी। ऐसी क्या होना चाहिए, क्या नियम क्या कहते हैं? देखिए, रनवे के दोनों तरफ जो घास होते हैं उनको बराबर काटा जाता है। एयरपोर्ट पे एजेंसीज होते हैं, उनका काम है उनको काटते रहना, जिससे कि चिड़िया वहां पे नहीं आए, क्योंकि लंबे घास होने पर वहां पे कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह आ जाते हैं, जिसको खाने के लिए चिड़िया आती है। लेकिन मुझे नहीं लगा इस वीडियो को देख के कि घास ज्यादा लंबे थे। जो ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तो जो है वो मिल गया है, वो एटीएस, जो गुजरात एटीएस है, उसने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन जो जी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसकी सर्च अभी चल रही है। आप हमारे जी। दर्शकों को अगर समझा सकें कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट के अंदर में पायलटों के बीच में जो बातें हो रही है, हम्म और पायलट और ग्राउंड कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में जो बातें हो रही हैं, वो रिकॉर्ड करता है। हम्म एक कोई नॉर्मल रिकॉर्डर की तरह है, जैसे हम्म आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस तरह का रिकॉर्डर है, जो कि कोई भी बातचीत हो रही है जो कॉकपिट में बैठे हैं उन लोगों के बीच, और कंट्रोलर से पायलट की क्या बात हो रही है, और दूसरे जहाजों में आपस में क्या बातें हो रही हैं, वो भी कभी कभी रिकॉर्ड हो जाती हैं, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारी जहाजें आपस में बात आ कर रहे जाते होते हैं। हम्म। हैं। हाँ, ठीक है। जबकि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है, हम्म वो एयरक्राफ्ट के जो अलग अलग यंत्र हैं, उसके अलग अलग जो सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इंजन सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम है, अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उनमें क्या हो रहा है वो बताते हैं। हम्म। हर एक क्षण का बताते हैं। हम्म। और ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है, जिसमें कुछ भी छुपा नहीं होता। आप अगर कॉकपिट में किसी स्विच को टच भी करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि पायलट ने इस स्विच को टच किया। हम्म, हम्म। तो अब इस जो तरह के बिल्कुल, इस हाँ। तरह के इतने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड होते हैं। अब जैसे कि कह रहे हैं कि जांच जो है ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा, तो इसका जी। क्या दायरा होगा, ये किन पहलुओं के ऊपर जांच करेगा? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक्सीडेंट के हर एक पहलू को देखता है, हम्म पायलट के हेल्थ से लेकर जहाज के हेल्थ तक। सारे क्रू मेंबर्स, उनके हिस्ट्री, उनका हेल्थ कंडीशन क्या था, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या थी, हम्म एयरक्राफ्ट का हेल्थ कैसा है, एयरक्राफ्ट में कब सर्विसिंग हुआ, एयरक्राफ्ट का कौन से पार्ट का कब सर्विसिंग हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखती है। और ये भी देखती है कि अगर कुछ डैमेज हुआ है, कोई चीज टूटी है जहाज में, जहाज तो क्रैश कर गया, क्रैश करने पे बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी, हम्म। लेकिन क्रैश साइट पे जो जो सामान मिला है, जहाज के टुकड़े मिले हैं, उसको देख के वो ये भी बता सकते हैं कि ये जो डैमेज हुआ है, ये हवा में हुआ है या जमीन से टकराने के बाद हुआ। हम्म सो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी बहुत ही तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड हैं, उनके हम्म। पास टूल्स हैं जो कि इन सब चीजों का पता लगा सकते। सर, जो ये क्रैश था, ये सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि मतलब जो अभी इनिशियल प्रोब हुआ है उसमें ये सामने आया है कि कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो हैं उसके कारण ये जो वर्स्ट एविएशन डिजास्टर हुआ है ये हुआ है। तो आप एज एन एक्सपीरियंस पायलट क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है वो एक चेन रिएक्शन होता हम्म है, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, वो कंपाउंड होता रहता है, वो बढ़ता जाता है। तो चेन रिएक्शन कहाँ शुरू हुआ, ये जानना जरूरी है। हम्म और वो जानने के लिए जब तक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर
से हमें डेटा नहीं मिलेगा, ये कहना बिल्कुल असंभव है किसी के लिए कि इस हादसे का ये कारण है। अब जैसे डीजीसीए आप, भी, आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज हाँ, कंप्लीट योर सर। हाँ। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जब जहाज रनवे पे दौड़ने लगा उस समय से, जब जहाज क्रैश हुआ उस समय, वो समय है पूरा 59 सेकेंड्स, 59 सेकेंड। हम्म। उस हाई टेम्परेचर में इतना हेवी जहाज जो कि गैटविक जा रहा था और करीब करीब फुल था, और इसको टेक ऑफ करने के लिए मेरे अंदाज से 20 से 30 सेकंड का समय लगा होगा। हम्म। तो अगर आप 59 में से 30 सेकंड निकाल देते हैं तो सिर्फ 29 सेकंड बचते हैं। पायलट को ये समझने में कि क्या गड़बड़ी हुई है 4 से 5 सेकंड लगेंगे। पायलट तो ऐसे बैठा हुआ नहीं है ना कि मेरे साथ अभी एक हादसा हो जाएगा। तो समझने में कि क्या हुआ वो 4 से 5 सेकंड लगेंगे। वो 5 सेकंड अगर आप लगा निकाल दें 29 में से तो सिर्फ 24 सेकंड बचते हैं। 24 सेकंड में डिसीजन लेना कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, ये बहुत ही कठिन काम। 24 सेकंड जहाज में 10 सेकंड के बराबर लगते हैं, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं जहाज के अंदर वो बहुत तेजी से घट रही है और जहाज बहुत तेजी से उड़ भी रहा है। उस समय उसकी गति होगी करीब 330 किलोमीटर प्रति घंटा। आप रोड पे गाड़ी चलाएं 60 किलोमीटर पे तो बहुत तेज लगता है। आप सोच सकते हैं कि 330 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जहाज उड़ रहा है। तो 24 सेकंड में उस पायलट को डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। उसकी ऊंचाई बहुत कम है, सो अगर वो थोड़ा और ऊंचा होता तो उसको कोई भी एक्शन लेने में थोड़ी सहूलियत होती, लेकिन ऊंचाई इतनी कम थी कि 24 सेकंड में कुछ भी कर पाना असंभव था। हम जमीन पे बैठ के कह सकते हैं कि अच्छा इसने वो नहीं किया, इसने वो नहीं किया। 24 सेकंड आप समझते हैं कितना कम समय हुआ है। आप किसी स्टॉप वॉच को लेकर अगर स्टार्ट करते हैं 24 सेकंड तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात के ऊपर भी ध्यान जो है वो आकर्षित किया था, कहा था कि जो फ्यूल टैंक था वो बहुत भरा हुआ था क्योंकि एक लंबी फ्लाइट थी। जी जी। हम्म। तो लंबी फ्लाइट के लिए तो ज्यादा फ्यूल लेकर जाना पड़ेगा ना। तो उसके कारण भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हुआ, जो ईंधन था। और इम्पैक्ट तो वैसा ही होता कि चूंकि तेल ज्यादा था तो आग ज्यादा भयानक लगी। एंड सर, ये जो अब डीजीसीए की इंक्वायरी हो रही है, डीजीसीए ऑलरेडी एयर इंडिया को कई बार जो है नोटिस इशू कर चुका है वेरियस इश्यूज के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में भी एक नोटिस जो है इसी साल जो है वो इशू किया था। तो आपको क्या लगता है कि अब जो डीजीसीए की इंक्वायरी होगी उसका क्या एम्बिट क्या रहेगा, जांच का दायरा क्या रहेगा? देखिए, डीजीसीए और मैनेजमेंट के बीच में क्या बातचीत होती है उसके बारे में हम पायलट पायलट लोगों को कुछ भी पता नहीं। और जहां तक डीजीसीए की नोटिस के बारे में लोग बात कर रहे हैं, चूंकि एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ है तो एयर इंडिया को जो नोटिस इशू किए गए हैं वही अभी हाईलाइट हमारे होगा। सामने आएगा। बाकी एयरलाइन, हर एक एयरलाइन को नोटिस इशू होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एयरलाइन बिल्कुल परफेक्ट है। मुझसे ये पूछना कि भाई क्या मैनेजमेंट को डीजीसीए ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, बहुत मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट और डीजीसीए के बीच की ये बात है। मेरा काम है जहाज उड़ाना। मुझे सर्विसेबल जहाज चाहिए, एयरवर्दी जहाज चाहिए। मैं जहाज में बैठूंगा, जहाज को उड़ाऊंगा। एयर वर्दीनेस की अगर हम बात करें तो लोग ये भी बोल रहे हैं, जिस तरह से एयर इंडिया भी हाल फिलहाल में जब टेक ओवर हुआ और फिर जब वो एक्सपैंड हो रहा है, जिस तरह से उसने अपनी एक्सपेंशन की, फ्लाइट मेंटेनेंस को लेकर क्वेश्चंस जो है वो उठाए जा रहे हैं। एज अ एक्सपीरियंस पायलट आप क्या कहेंगे? कोई भी जहाज किसी पायलट को दिया जाता है उड़ाने के लिए तो वो जहाज पूरा सर्विसेबल होता है, एयरवर्दी होता है, तभी वो जहाज उड़ेगा। एयरफोर्स के बारे में भी लोग बहुत सारी अटकलें लगाते रहते हैं कि ये जहाज गिर गया, वो क्रैश हो गया, ऐसा हो गया। कोई भी जहाज जब तक एयरवर्दी नहीं हो वो पायलट लेकर नहीं जाएगा। इंजीनियर अपना पूरा चेक करता है फ्लाइट के पहले। एक किताब होती है, वो किताब लेकर पायलट के पास आता है कि भाई ये एयरक्राफ्ट की स्थिति है, ये एयरवर्दी है। इंजीनियर साइन करता है कि ये एयरवर्दी है। पायलट उसको देखता है, पूरी अच्छी तरह से समझता है, और उसको कहीं भी कोई शक होता है तो वो, उसको ये स्वतंत्रता है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करे। कहीं भी कोई शक हो, जब तक
पायलट पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता कि एयरक्राफ्ट एयरवर्दी है, वो इंजीनियर को बोलता रहेगा कि आप ये ठीक करो, आप वो ठीक करो, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो जब तक एयरक्राफ्ट एयरवर्दी पूरी तरह नहीं है, वो जहाज उड़ेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास 300 जहाज हैं और उसमें से सिर्फ 100 एयरवर्दी हैं, तो सिर्फ 100 ही उड़ेंगे, 101 नहीं उड़ सकते। और जो ये समझ, एयर इंडिया की जो हेल्थ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो एयरक्राफ्ट हेल्थ है? एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट फ्लीट जो है उसके एवरेज एज बहुत कम है, इंटरनेशनल एवरेज के हिसाब से अच्छा है। हमारे सारे जहाज करीब करीब नए हैं। ड्रीम लाइनर को देख लीजिए, सिर्फ 15 साल पुरानी जहाज है। तो जहां तक जहाज का सवाल है, काफी नए जहाज है, उसमें कोई इशू नहीं है। बोइंग को लेकर अब लोगों के मन में काफी चिंता हो गई है, शेयर प्राइस भी उसका डिप कर गया है। लोग कह रहे हैं कि अब एयर बस में हम ट्रैवल करेंगे। तो आप मेरे को एज अ पैसेंजर किस तरह से एश्योर करेंगे कि बोइंग सेफ है? देखिए, मैंने जिंदगी में सिर्फ बोइंग जहाज ही उड़ाया। बोइंग 727 से लेकर बोइंग 787 तक, -777। और मैं कहना चाहूंगा बोइंग बिल्कुल सेफ एरोप्लेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंट्स हर एक जगह होते हैं, हर एक टाइप ऑफ एरोप्लेन पे होते हैं। कोई भी नया जहाज बनता है, इनिशियल उसके टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, धीरे धीरे उसको ठीक किया जाता है। आप घर भी अपना बनाते हैं तो घर एक बार में परफेक्ट नहीं बनता है। बिल्कुल, हाँ। घर बनने के बाद भी उसमें छोटी छोटी कोई कुछ ना कुछ खामियां नजर आती हैं, उसको हम ठीक करते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम है। तो इसमें खामियां कुछ ना कुछ निकलती रहेंगी। जब ये जहाज उड़ने लगेगा तो वो सब ठीक किया जाता है। लेकिन ड्रीम लाइनर जो है, टेक्निकल स्तर पे इसको अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड एरोप्लेन है, बहुत ही सेफ एरोप्लेन है। 15 साल से ज्यादा के सर्विस में ड्रीम लाइनर का ये पहला क्रैश। और एयर इंडिया का जहां तक सवाल है, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सवाल है, ये एक्सीडेंट एयर इंडिया में 40 साल के बाद हुआ कोई एक्सीडेंट। पिछला एक्सीडेंट एयर इंडिया का बड़ा एक्सीडेंट 40 साल पहले हुआ था। तो लोग अगर डर रहे हैं कि भाई एयर इंडिया का जहाज है उसमें नहीं उड़ेंगे क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्कुल गलत है। एयर ट्रैवल सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर किसी पैसेंजर को एयर ट्रैवल में क्रैश में मरना है तो एक स्टडी है, अमेरिकन स्टडी है, उसमें कहा गया है कि उसको 1,03,000 साल तक एक जहाज में बैठ के उड़ते रहना होगा, तब कोई चांस है कि वो जहाज में क्रैश में मरेगा। ये जो हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। कैप्टन सुमित सब्रवाल मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बेधड़क उड़े। एयर इंडिया अच्छी एयरलाइन है, हम अच्छी जहाज उड़ाते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। सुमित सब्रवाल साहब के बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आप कह रहे थे कि वो आपके मित्र हैं, आप लोगों ने जी इकट्ठा जी, फ्लाई भी किया आप होगा। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही सुशील, सभ्य, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल। और अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखते थे। 90 साल के उनके पिताजी हैं। और मैंने उनके साथ जहाज उड़ाया है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ। और सर, ये भी एक दो जो नाम सामने आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑफ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्विस चीज मॉडल, ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरह का ट्रेनिंग है कि जिसमें अ, जो कॉकपिट में और कैबिन में जितने क्रू लोग हैं, वो जैसे अब हम कहते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और एक गठरी को तोड़ना मुश्किल है। क्योंकि गठरी जब एक साथ हो जाती है तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। आप क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट को उस तरह से देख सकते हैं कि हर एक लकड़ी और हर एक क्रू की जो अच्छाइयां हैं उनको एक साथ मिलाकर कैसे हम इस फ्लाइट को अच्छी तरह से, सेफ तरह से कंडक्ट कर सकें। और स्विस चीज मेथड, स्विस चीज मॉडल, स्विस चीज मॉडल में अगर कुछ गलत होना है तो चीज के सारे होल्स को एकदम अलाइन होना होगा कुछ गलत होने के लिए। तो क्या जैसे ये मैं भी? बोल रहा था कि हाँ, जी, बताएं। हाँ,
ऐसे मैं बोल रहा था कि इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल। तो सरकार का वैसे कहना है कि जब प्राइवेटाइजेशन के बाद से एयर इंडिया कंटिन्यूअसली जो है वो जहाज उड़ा रही है। अभी उसके पास लगभग 350 प्लेन्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स पे उड़ाए जाते हैं और 27 ड्रीम लाइनर्स हैं। तो अब जैसा कि आप बोल रहे थे कि जो डीजीसीए का नोटिस आया है, ये सभी ड्रीम लाइनर्स की हेल्थ के ऊपर जो है वो उसको जांचेगा। वायुसेना में या सिविल एविएशन में कहीं भी जहां भी जहाज उड़ते हैं, वायुसेना में भी जब मैं था तो कोई अगर एक्सीडेंट होता था तो कभी कभी पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया जाता था और सारे एयरक्राफ्ट को चेक किए जाते थे कि उस सब कुछ ठीक ठाक तो है। ये भी जो अभी डीजीसीए की तरफ से जो आया है डायरेक्टिव, ये एक प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव, कॉशन, हम्म कि हम जरा सारे सिस्टम्स को देख लें कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हम्म इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो डीजीसीए ने कहा कि सब चेक करो तभी हम उड़ने देंगे। नहीं, ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी चेक ऑर्डर किया गया है कि अगर कुछ गड़बड़ निकला कहीं पे तो उसको हम सुधार सकें। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है एयर इंडिया का, जो सेम फ्लाइट का एक पैसेंजर ने बोला है कि ये ठीक नहीं था, एसी ठीक नहीं था, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? उस पैसेंजर को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इस तरह के वीडियो पोस्ट करने के पहले 100 बार जरा सोच लें कि वो क्या कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि किसी कार का एक्सीडेंट हुआ हो क्योंकि उसका म्यूजिक सिस्टम या उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था? कैबिन में अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसका जहाज के उड़ने से कुछ लेना देना नहीं। हम्म, जहाज के एयर वर्दीनेस से इनका कुछ लेना देना नहीं। आपको मैंने सीधे शब्दों में समझा दिया। किसी कार का एक्सीडेंट आपने सुना क्योंकि म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था? हम्म, तो उनका ये कहना कि ये सिस्टम नहीं था, एंटरटेनमेंट नहीं काम कर रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था, कॉल बेल काम नहीं कर रहा था, इसका जहाज के उड़ने से क्या लेना देना? बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, लेकिन लोग वो जो सब है वो वो सब जो चीजें हैं वो एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर की सुविधाओं के लिए दिए गए हैं। जहाज उड़ेगा कि नहीं उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल हम मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, एयर वर्दीनेस और जो आप बात बता रहे हैं। लेकिन जी, जो पैसेंजर्स हैं उनका भी ये कहना है, क्योंकि अब ये बात उठ रही है, जो है डिबेट हो रहा है कि एयर इंडिया की प्राइसिंग जो है वो उतनी ही है जो बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस की है, लेकिन द जी, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वो लोग दे रहे हैं वो एट पार नहीं है जो बाकी की इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। तो उसे जी। अपना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों का मानना है। और जो सरकार है वो भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो डीजीसी है वो भी सारे जितने भी कायदे कानून है वो उनके बारे में जांच करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक जांच का, एयर वर्दीनेस को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है और जो सेटिस्फैक्शन है उसको लेकर आप क्या कहेंगे एयर इंडिया की? देखिए, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन क्या है क्या नहीं है, मैंने तो एयर इंडिया को 1 साल पहले छोड़ा है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा अभी लेटेस्ट ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें ये सारी चीजों पे ध्यान दी जाएगी, इन सारी चीजों की तहकीकात की जाएगी। और मैं चाहूंगा कि पैसेंजर एयर इंडिया में जब ट्रैवल करें तो सेटिस्फाइड हो, उनको अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से शहर बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे जी, हैं कि आसपास जो है एयरपोर्ट्स के बिल्डिंग्स आ रही हैं, मल्टी राइजर्स आ रहे हैं, काफी ऊंची बिल्डिंग्स जो है वो आ रही हैं। ये क्या एक जी। चिंता का विषय हो सकता है कि जहां पर एयरपोर्ट हो उसके आसपास एक हाइट के तक ही बिल्डिंग्स होनी चाहिए? क्योंकि इस डिजास्टर में भी एयर, काफी हॉरिफिक पिक्चर्स देखने को मिली। एयरपोर्ट अथॉरिटी के और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के सर्टेन कुछ नियम कायदे। कानून हैं, हम्म। कायदे कानून हैं। कोई भी बिल्डिंग अगर एयरपोर्ट के आसपास में बन रहे हैं तो बिल्डिंग एयरपोर्ट से कितनी दूर है उसकी उसके आधार पर ये अ, देखा जाता है कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हम्म, और उसको वायलेट नहीं कर सकते आप। उसको आप 1 इंच से भी वायलेट नहीं कर सकते। सो अगर बिल्डिंग लोग देख रहे हैं कि आसपास बन रहे हैं तो सारे रेगुलेशंस के अंदर ही होंगे, तभी वो बनने की उनको परमिशन दी गई है।
अगर कोई भी आदमी एयरपोर्ट के आसपास में मकान बनाना चाहता है तो उनको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं मकान बनाऊं और कितने हाइट तक मैं बना सकता हूँ। बिल्कुल। और जैसे हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स बहुत स्वैंकी होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं भारत के काफी विश्व स्तर के बनते जा रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ ऑफ एयर इंडिया ही नहीं, बाकी जो इंडियन एयरलाइंस है उसको लेकर भी कई जो है सवाल जो है वो उठते हैं। तो फोकस क्या होना चाहिए एविएशन सेक्टर का, स्वैंकी एयरपोर्ट्स या एयरवर्दीनेस ऑफ द फ्लाइट्स? दोनों विषयों का अपना अलग अलग स्थान है। हम्म। अगर आप अगर आप इसे इस तरह से देखना चाहें कि मेरे पास बहुत बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरा एयरपोर्ट बस स्टैंड के जैसा लगता है, वो भी सही नहीं है। हम्म। और ये कहना कि मेरा एयरपोर्ट है सो 5 स्टार होटल की तरह रहे, लेकिन मेरा एरोप्लेन है सो 50 साल पुराना रहे, वो भी सही नहीं है। हम्म। दोनों को साथ साथ विकसित करना पड़ेगा। और जिस तरह से भारत में उड़ानों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी सरकार जो है वो पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि और भी बहुत सारे एयरपोर्ट इंडिया में डेवलप किए जाएं, जिससे कि बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के लोड कम होते जाएं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली के पास में जो एयरपोर्ट नया बन रहा है, जवाहर जेवर। जेवर, हाँ। जेवर, और मुंबई में अभी हम्म। नया एयरपोर्ट बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। छोटे छोटे शहरों की में भी एयरपोर्ट को बड़े बनाए जा रहे हैं, जिससे बड़े एयरपोर्ट्स के लोड कम। थैंक यू सर, हमें समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने थैंक के यू। लिए लेमन लैंग्वेज में कि क्या थैंक यू। एविएशन सेक्टर में दिक्कतें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सर।